हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 001 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, 3 पार्ट आएंगे। आज हम करेंगे पार्ट 1। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF मिलेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, जो भी आपका पेपर बनता है ना, वो आपकी पूरी बुक में से नहीं बनता है। इसका मतलब है अगर MPSC 1 में आपकी 17 यूनिट है तो 17 यूनिट में से आपका पेपर नहीं बनेगा। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 to 6 जो आपकी यूनिट्स हैं उन्हीं में से आपका पेपर बनता है। टाइम बहुत कम है, हर एक यूनिट को हम कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो भी आपके पिछले 5 से 6 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमने उन सभी को यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। 3 वीडियो आएंगी जिसमें हम यूनिट 1 to 17 के हर एक यूनिट को कवर करेंगे, जो भी 1 से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको सारी वीडियोस देखनी है, स्किप नहीं करना है। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स है, वहाँ सभी आपको वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, डिस्कस द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इंडियाज वर्ल्ड व्यू। तो देखो, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, तो उसके ट्रेडिशनल सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, मतलब इंडिया कैसे इतना शांत है, हम कैसे पाकिस्तान की तरह या चाइना की तरह ऐसे बात बात पे लड़ाई करने नहीं लग जाते, कैसे हम दूसरों की टेरिटरी पे अपना क्लेम नहीं करते, है ना। तो हम इतने अच्छे क्यों हैं, कहाँ कैसे हैं, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, द चीफ सोर्स ऑफ इंडियाज एंशिएंट वैल्यूज आर स्क्रिप्चरल टेक्स्ट। देखो, हमारे जो चीफ ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं वो कहाँ क्या हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू के सोर्सेज हैं वो आए हैं वेदास से, मनु से, धर्मशास्त्र, यज्ञवाल्क्य, पराशर, जो जैन और बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट हैं वहां से, है ना। जो ग्रेट एपिक्स हैं, पूजनीय रामायण है, महाभारत है, पुराण है, लेजेंड्स है, जो भी नेशनल इवेंट्स हुए हैं, ट्रीटीज हुए हैं, मैनुअल ऑफ वर्शिप हैं, ये सब हमारे सोर्सेज हैं जिन्होंने हमारे एक वर्ल्ड व्यू तैयार किया। इंडिया हमेशा पीस की बात करता है, कॉपरेशन की बात करता है। अगर हम बात करें तो नेहरू ने बताया था, फर्स्ट टाइम नेहरू जी ने बताया था कि इंडिया जब अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, फ्रेम करता है, तो 2 बेस रख के फ्रेम करता है। पहला बेस होता है पीस, शांति, और दूसरा बेस क्या होता है, कॉपरेशन अमंग नेशंस। यानी हम जब भी अपनी फॉरेन पॉलिसी तैयार करते हैं तो हम पहले उसमें देखते हैं कि क्या पीस है, शांतिपूर्ण है ये। दूसरा, क्या इसमें जो नेशंस है उनके बीच में कॉपरेशन है, मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी कहाँ से आएंगी, जो हमारी रामायण है, पूजनीय महाभारत है, वेदा है, उपनिषद हैं, यहाँ से आई है। ठीक है, it is relevant to remember that these traditional sources of values covered various aspects of human life such as social, economic, political, cultural। और आप अगर बात करो रामायण की, महाभारत की, वेदों की, है ना, तो इन सभी में हमारी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, वो सभी आते हैं। ठीक है, सेकेंडली ये कह रहे हैं कि दीज ट्रेडिशनल वैल्यूज अंडरवेंट सर्टेन चेंजेस ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक एंड वेस्टर्न कल्चर। The works of modern Indian thinkers like Vivekanand, Tagore, Tilak, Gandhi and Nehru influenced by ancient Indian thought which helped them in shaping the destiny of independent India। दूसरा ये कह रहे हैं कि देखो, जब इस्लामिक कल्चर आया इंडिया के अंदर, जब वेस्टर्न कल्चर आया, तो काफ़ी सारी छेड़छाड़ और काफ़ी सारे चेंजेस किए गए उपनिषद के साथ, वेदास के साथ। ठीक है, हमारे हर एक स्क्रिप्चरल टेक्स्ट के साथ। एग्जाम्पल ले लो, शाहजहाँ का जो एल्डेस्ट सन था दारा सिखो, उसने ना ही उपनिषद में अपने हिसाब से चेंजेस करवाए, बल्कि उसको पर्शियन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करा दिया, रीराइट कर दिया। ठीक है, करवा दिया। लेकिन इन सब के बावजूद जो हमारे मॉडर्न थिंकर्स थे, जैसे कि विवेकानंद जी, टैगोर, तिलक, गांधी, नेहरू, ये सब हमारी एंशिएंट इंडियन थॉट से, फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और वहीं से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिया जिसकी वजह से ये इंडिया की डेस्टिनी को शेप कर पाए। हमने देखो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी तो शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, पीस के साथ, कॉपरेशन, यानी कि सारे लोग बिना कोई धर्म जाति देख के एक साथ आ गए थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से देखने को मिलती है, हमारी ट्रेडिशनल सोर्सेज से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द रियलिस्ट व्यू ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखो, 2 व्यू इंडिया के अंदर मेजरली चलते हैं, पहले के टाइम पे भी थे। ठीक है, पहला है रियलिस्ट, दूसरा है आइडियलिस्ट।
अब पहले हम आइडियलिस्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इन केस अगर पूछा जाता है। तो देखो आइडियलिस्ट क्या होते हैं, वो लोग जो एथिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं, जो रियलिस्ट के ऑपोजिट होते हैं। रियलिस्ट बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ये कहते हैं इकोनॉमी बूस्ट करो, खुद को पावरफुल बनाओ, देश को पावरफुल बनाओ, मिलिट्री को काफी स्ट्रॉन्ग करो, है ना, ये सारी चीजें। रियलिस्ट का मानना है कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, ये जीरो सम गेम है ना, यहाँ पे एक जीतता है एक हारता है, तो कंपटीशन में जीतने के लिए खुद को मजबूत कर लो। लेकिन जो आइडियलिस्ट है वो कहते हैं कि कुछ जीरो सम गेम नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब है कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलो, जो क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज है, टेररिज्म है, इन सब के खिलाफ आवाज उठाओ, ठीक है, मतलब साथ मिलके काम करो, अचीव करो कॉमन गोल्स को, ठीक है। तो आइडियलिस्ट ऑपोजिट है रियलिस्ट के। अब क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली द रियलिस्ट व्यू ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। रियलिस्ट कैसे देखते हैं फॉरेन पॉलिसी को। द रियलिस्ट व्यू ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी फोकस ऑन नेशनल इंटरेस्ट, पावर एंड सिक्योरिटी। जो रियलिस्ट व्यू है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लेके, तो इनका फोकस रहता है नेशनल इंटरेस्ट को लेके, पावर को लेके, सिक्योरिटी को लेके। ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। पहला है नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। इंडिया प्रायोरिटाइज इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट अबव ऑल एल्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये कह रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, है ना। जैसे एक व्यक्ति की लाइफ में उसको खुद को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए ना, ऐसे ही ये कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट की बात हो चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, हम पहले खुद को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं पावर बैलेंस। सो इंडिया एम्स टू बैलेंस पावर इन द रीजन, स्पेशली विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। दूसरा ये कह रहे हैं कि पावर बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप, जो आपके पड़ोसी हैं चाइना और पाकिस्तान, जो आपके नेबर्स हैं, अगर आप इनके साथ पावर बैलेंस नहीं करके चलोगे तो आपको इनसे डर के रहना पड़ेगा। भाई या तो हम अपने आप को बहुत मजबूत कर लें, इनसे ऊंचा नहीं तो इनके बराबर कर ले, जिससे कि कोई डर ना रहे, या फिर तो हम इनके नीचे दब के रहें। तो ये कह रहे हैं पावर बैलेंस करो, प्रैक्टिकल हो जाओ। अगले कह रहे हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, फोकस ऑन बिल्डिंग, मेंटेनिंग एंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टू प्रोटेक्ट नेशनल सॉवरेनिटी। ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जो नेशनल सॉवरेनिटी है, ऐसे नहीं है कि जब मन करेगा पाकिस्तान का वो कश्मीर में अटैक करा देगा, नहीं, आपकी जो नेशनल सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करो, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाओ, बिल्ड करो, उसको मेंटेन करो, है ना। अगला कह रहे हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस, ठीक है। ये कह रहे हैं कि फॉर्म करो स्ट्रैटेजिक अलायंस, जो भी पावरफुल नेशंस है, यूएस, रशिया, इन सबके साथ मिलो, है ना, अपनी एक इन्फ्लुएंस बनाओ, जिससे कि जो रीजनल थ्रेट्स हैं उनसे आप काउंटर कर सको, है ना, उनसे आप टैकल कर सको। अगला इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कहते हैं प्रमोट करो इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलप करो खुद को, नेशनल पावर को, आगे बढ़ो। अगला ये कह रहे हैं नॉन अलाइनमेंट। अच्छा, अब आप सोचोगे एक साइड तो कह रहे हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस, यार यूएस रशिया के साथ अलायंस बनाओ, दूसरे कह रहे हैं नॉन अलाइनमेंट। तो देखो ये समय की बात है ना। नॉन अलाइनमेंट क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं इंडिया हैज फॉलोड अ नॉन अलाइंड स्टांस अवॉइडिंग क्लोज टाइज विद मेजर पावर ब्लॉक। उस टाइम पे जब कोल्ड वॉर था तब वॉर की स्थिति थी और हम नए नए आज़ाद हुए थे। अगर हम यूएस या यूएसएसआर किसी के भी एक जाते तो हम एक जो दूसरा है हम उसके खिलाफ जाते, तो शायद जो इंडिया आज है वो नहीं होता, है ना, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता। तो कह रहे हैं कि एक के साथ मिलने का मतलब है दूसरे को दुश्मन बनाना। तो उस टाइम पे नाम से बेस्ट कुछ नहीं था, बेस्ट पॉलिसी थी, आज भी है, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजिक अलायंस बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, उस टाइम पे स्थिति अलग थी और आज अलग है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेहरूवियन कंसेंसस। नेहरूवियन कंसेंसस क्या होता है? देखो, दिस अप्रोच इज नेम्ड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, India's first prime minister, who was the main architect of India's early foreign policy। ये कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो मेन आर्किटेक्ट थे हमारी फॉरेन पॉलिसी के, अर्ली फॉरेन पॉलिसी के। क्या प्रिंसिपल थे नेहरूवियन कंसेंसस के? पहला, नॉन अलाइनमेंट, विच मीन स्टेइंग न्यूट्रल इन अ कोल्ड वॉर। नॉन अलाइनमेंट नेहरू लेकर आए थे, उसका मतलब था कि हम किसी भी एक ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम न्यूट्रल हैं, है ना, हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना, राइट। अगला है एंटी कॉलोनियलिज्म। नेहरू का कहना था हम सपोर्ट करेंगे किसको? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों को जो आज़ाद हो रहे हैं, होने वाले हैं या होना चाहते हैं। हम वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम उन लोगों के साथ, उन देशों के साथ जुड़ेंगे जो
आज़ाद होना चाहते हैं या हुए हैं, जो अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं, पॉवर्टी खत्म करना चाहते हैं, ये सब है ना। सपोर्टिंग फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अगला की प्रिंसिपल है पीस एंड डिसआर्मामेंट। सो एडवोकेटिंग फॉर ग्लोबल पीस, डिसआर्मामेंट एंड द रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो नेहरू सपोर्ट करते थे पीस, शांति को, डिसआर्मामेंट को। ये एडवोकेट करते थे ग्लोबल पीस को, न्यूक्लियर वेपन्स का रिडक्शन चाहते थे। मतलब वॉर जैसी कोई भी स्थिति कभी ना बने, ऐसा नहीं चाहते थे, नहीं मतलब ऐसा चाहते थे ठीक है, कि वॉर कभी ना हो। चलो अगला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल कंबाइनिंग बोथ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। आपको पता है नेहरू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे सोशलिज्म से, जो कि कोशिश भी हुई थी उसको इंडिया में भी फॉलो किया जाए, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि हमने फिर दोनों ही मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपना लिया, कंबाइनिंग विद दोनों, कंबाइनिंग बोथ कौन कौन सा आपका, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, पूंजीवाद और समाजवाद। ठीक है। सो नेहरू बिलीव दैट इंडिया शुड बी अ मॉरल लीडर ऑन ग्लोबल स्टेज प्रमोटिंग जस्टिस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग नेशन। नेहरू का ये मानना था कि इंडिया एक मॉरल लीडर बनना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम ग्लोबल स्टेज पे खड़े होकर प्रमोट कर सकें जस्टिस को, न्याय को, इक्वालिटी को और नेशंस के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट को। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरडिपेंडेंस अप्रोच, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस अप्रोच और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पहला है इंटरडिपेंडेंस अप्रोच। When we talk about interdependence and complex interdependence as the study of India's foreign policy, we are focusing on how countries rely on each other and how their relationship are interconnected in many ways. देखो जब हम बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस या कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की, है ना, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे रिश्ते बनाते हैं दूसरे देश के साथ, कैसे हम रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं, कैसे हम बहुत सारे तरीके से दूसरे देशों के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस पहले हम पढ़ेंगे, है ना। बेसिक सा बता देती हूँ। देखो इंटरडिपेंडेंस का मतलब है जब हमारे किसी देश के साथ ऐसे रिश्ते हैं जो काफ़ी फॉर्मल हैं। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में हमारे फॉर्मल, इनफॉर्मल काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज बनते हैं। ठीक है। चलो पहले पढ़ते हैं इंटरडिपेंडेंस अप्रोच। फर्स्ट है द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर रिलाइंग ऑन ईच अदर फॉर वेरियस नीड्स लाइक ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। पहले में कह रहा है कि इसमें जो देश होते हैं, जैसे कि हम भी हैं, भारत है, इंडिया है, तो यहाँ पे क्या होता है इंटरडिपेंडेंस में देश एक दूसरे के ऊपर रिलाय करते हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के लिए। दूसरा कह रहे हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय द नीड टू कोऑपरेट विद अदर नेशन टू अचीव कॉमन गोल्स सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल स्टेबिलिटी। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हम इस तरीके से शेप करते हैं जहाँ पे हम दूसरे देश के साथ मिलकर कोऑपरेट करके कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकें और रीजनल स्टेबिलिटी ला सकें। अगला कह रहे हैं इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क वेयर व्हाट हैपन इन वन कंट्री कैन अफेक्ट अदर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल मार्केट्स, एनवायरमेंटल इशूज एंड हेल्थ क्राइसिस लाइक पेंडेमिक्स आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तीसरे में ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है कि जैसे इसमें क्या होता है, जो देश होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज को लेके, कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। ऐसे ही यहाँ पे अगर एक कंट्री में कुछ होता है तो वो हर कंट्री को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड, है ना, जो कि एक हेल्थ पेंडेमिक था, एक में हुआ और हर जगह फैल गया। इसका एक एग्जाम्पल और है, अगर आप ले लो यूएस डॉलर की वैल्यू आज के टाइम पे जितनी भी है, अगर वो घटती है या वो बढ़ती है तो क्या सिर्फ इससे अमेरिका को ही फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, पूरी दुनिया को पड़ेगा। अगर डॉलर की वैल्यू घटती है या बढ़ती है तो उससे पूरी दुनिया अफेक्ट होगी, ना कि सिर्फ अमेरिका, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, ये थी इंटरडिपेंडेंस अप्रोच। अब आती है इसकी थोड़ी प्रो फॉर्म, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं। सो दिस मीन्स दैट कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड इन मेनी वेज, नॉट जस्ट टू ट्रेड एंड इकोनॉमी, इट इंक्लूड कल्चरल एक्सचेंज, एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट। ये कह रहे हैं कि मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, सिर्फ ट्रेड इकोनॉमी को लेकर नहीं एक दूसरे के ऊपर देश निर्भर होते नहीं, यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ये सब होता है। ठीक है। अगला कह रहे हैं डाइवर्स चैनल्स, यानी कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट इंट्रैक्शन नहीं होता है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आ गए, बातचीत हो गई, बात खत्म, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, बिसाइड्स गवर्नमेंट इंट्रैक्शंस देयर आर न्यूमरस अदर चैनल्स थ्रू विच कंट्रीज इंट्रैक्ट, सच एज यहाँ पे आपकी एमएनसी, एनजीओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंट्रैक्ट करती हैं। ठीक है।
अगला है रिड्यूस्ड मिलिट्री फोर्सेस, जैसे कि एग्जाम्पल रशिया बहुत अच्छा देश है हमारे लिए, मतलब हमारा दोस्त है ना, ठीक है। तो अगर कल किसी बात को लेके इंडिया कोई डिसएग्री करता है, मतलब रशिया के साथ किसी बात पे, या रशिया डिसएग्री करता है, तो ऐसा तो नहीं है फोर्सेस खड़ी हो जाएंगी, नहीं। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में क्या होता है, मिलिट्री फोर्स रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे डिप्लोमेसी के थ्रू, बातचीत के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हल कर लिया जाता है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस सजेस्ट दैट मिलिट्री फोर्स इज लेस इफेक्टिव इन डीलिंग विद मेनी इंटरनेशनल इशू। इंस्टेड डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगला है जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। Countries, including India, must work together to address global challenges like climate change, terrorism, and health crisis. Complex interdependence में क्योंकि अब ट्रेड, रिसोर्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कल्चरल एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, कॉमन गोल्स को भी अचीव कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी डाइवर्स चैनल्स के थ्रू हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। मिलिट्री को छोड़ के हम नेगोशिएशन पे ध्यान दे रहे हैं, डिप्लोमेसी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक साथ मिलके जो क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, हेल्थ क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम है ना, उनके ऊपर भी देश काम करते हैं, ठीक है। चलो अगला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। द टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रेफर्स टू द चेंजेस इन द ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप दैट अफेक्ट्स हाउ कंट्रीज इंटरेक्ट विद ईच अदर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे कि कैसे अब नए वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कैसे अब दुनिया के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कैसे अब एक दूसरे के साथ देश जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। पहला है पावर शिफ्टिंग। पावर शिफ्टिंग का मतलब है कोई एक पावर नहीं है जो डोमिनेट कर रही है, बहुत सारी पावर्स हैं और नई पावर्स भी हैं, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, जो कि अब हमें काफ़ी बिगर रोल प्ले करते हुए दिख रही हैं, ठीक है। तो पहला है पावर शिफ्टिंग। इट मीन्स दैट ग्लोबल पावर इज नो लॉन्गर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू वेस्टर्न कंट्रीज, इंस्टेड एमर्जिंग पावर लाइक इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील आर प्लेइंग अ बिगर रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स। दूसरा कह रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी कि अगेन अब जो पावर है उसका बंटवारा हो चुका है, ठीक है। सारी कंट्रीज ग्रो कर रही हैं, कुछ कंट्रीज ज़्यादा आगे निकल रही है। So in this new order, power is distributed among multiple countries rather than being centered in one or two. This means India has more opportunities to influence global decision and policies. चलो अगला है economic integration. So as a part of a new world order, India's foreign policy focus on integrating its economy with the global economy through trade agreement, investment, participation in international economic organization like the BRICS. देखो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि क्योंकि अब हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उस पर हमारा फोकस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करें, ट्रेड को हम प्रमोट करें, और जैसे ब्रिक्स हो गई या जो भी ऐसी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इनमें पार्टिसिपेट करें। कुल मिला के अपने आप को हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है ना। अगला है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि इंडिया सीक्स टू बिल्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद वेरियस कंट्रीज टू स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल पोजीशन। हमें हमारी ग्लोबल पोजीशन अच्छी बनानी है, जिसके लिए हम देश, जो अच्छे अच्छे देश हैं, बड़े बड़े काफ़ी आगे निकल रहे हैं देश, ठीक है, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। और आखिरी है एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, यानी हम फोकस कर रहे हैं कि हम जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करें और जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल चैलेंज जो हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, हेल्थ पेंडेमिक है, इन सब के ऊपर मिलकर काम करें। ये है आपका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर निकाल के देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स। So there are several factors that have influenced the shaping of India's foreign policy. देखो ये कह रहे हैं कि ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शेप करते हैं। कौन कौन से? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड डोमेस्टिक मिलियू। चलो ज्योग्राफी की बात करें तो देखो मैं आपको, आप ये रीड कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ, ठीक है। चलो क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। तो ये कह रहे हैं इंडिया के जो जोग्राफिकल साइज और लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है साइज़ के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में हम नंबर 1 है, और वैसे देखा जाए तो हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। नियरली हमारे पास 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी है, हमारी ज़मीन है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्थ में तो हमारी वर्ल्ड की फेमस हिमालयन माउंटेन रेंज हमारे पास है, जो कि आपका 15,000 किलोमीटर लॉन्ग लैंड बाउंड्रीज है, जो कि
अगर हम देखें वेस्ट में पाकिस्तान से हमारी बाउंड्रीज लगती हैं, नॉर्थ में भूटान, चाइना, नेपाल के साथ, और ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। इसके अलावा भारत के पास 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जो कि देखो आप साउथ में तो 3 तरफ से जो हमारी ओशन, इंडियन ओशन लगता है, 3 साइड्स ऑफ इट्स टेरिटरी, ठीक है। हमारा ज़्यादातर जो ट्रेड होता है, मोस्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज रूटेड थ्रू द इंडियन ओशन। वो कहाँ से होता है? हमारे इंडियन ओशन से होता है, ठीक है। हमारी कंट्री जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, बहुत ज़्यादा नोटेबल है। क्यों है? क्योंकि एक तो हम साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं, ऊपर से हम जो बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, हम उसके हार्ट में रहते हैं, हम उसके दिल में रहते हैं। लेकिन इतनी अच्छी लोकेशन, और नॉर्थ में इतने प्यारे माउंटेन, साउथ में इतने प्यारे ओशियन, ईस्ट और वेस्ट इतना सुंदर, उसके बाद भी हम पाकिस्तान और चाइनीज अटैक के हमेशा से विक्टिम रहे हैं। क्योंकि अगेन हम वॉर को सपोर्ट नहीं करते ना, हम तो चाहते हैं नेगोशिएशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू सब मसला हल हो जाए, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि लेकिन रीजनल पावर्स के साथ हमारे अच्छे खासे रिश्ते भी हैं, जैसे कि ईरान, इंडोनेशिया, इजराइल, मलेशिया, जापान एंड वियतनाम और एक्सेट्रा। ये थी ज्योग्राफी, ठीक है। चलो अगला हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन के अंदर बात करें तो पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था फॉरेन पॉलिसी तैयार करने के लिए हम अपने ट्रेडिशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी प्रोवाइड्स अ मिरर टू हिस्टोरिकल हेरिटेज। दूसरा, हम कभी भी इंपीरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करते, भारत कभी भी इंपीरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करता, ना ही हम कोई कैंपेन चला रहे हैं बाहर जाके कि हमें अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करनी है। अगर आप देखो जो हमारे इतने ग्रेट रियलिस्ट थिंकर्स और लीडर्स रहे हैं, जैसे कि कौटिल्य हैं, है ना, और इसके अलावा अगर आप बात करो अशोका की बात कर लो, तो काफ़ी सारे युद्ध किए, जीते भी, लेकिन हम उस टेरिटरी को छोड़कर आ गए, हम यानी कि अशोका, है ना, क्योंकि वो भारत के ही थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्या किया, उस टेरिटरी को छोड़कर आ गए। हमने कभी भी इम्पेरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करा, ना ही हमने कभी अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने के लिए कोई कैंपेन चलाया। हम हमेशा कौन सी वैल्यूज को लेके चलते हैं? वसुदेव कुटुंबकम। G20 के टाइम पे आपने बहुत सुना होगा। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ठीक है, पूरी दुनिया एक फैमिली है। और ये हमारे अंदर कहाँ से आया? जैसे कि स्वामी विवेकानंद है ना, इनके जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, स्पिरिचुअल वर्क्स हैं, इनके अलावा और भी बहुत हैं, वहाँ से ये ट्रेडिशनल वैल्यूज हम में आई हैं, ठीक है। The value that have helped in shaping India's foreign policy are tolerance, non-violence and universal brotherhood. वो वैल्यू जो कि मदद करती हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शेप करने के लिए, वो कौन कौन सी हैं? टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता, नॉन वायलेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। साथ ही इंडिया हमेशा वैल्यूज पे ध्यान देता है, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ठीक है। ये सभी आइडियल्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। अगला है इकोनॉमिक कंडीशन। तो देखो ये कह रहे हैं कि इंडिया एक स्टोर हाउस है वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज का। हमारे पास इतनी पोटेंशियल है कि हम इकोनॉमिक हाइट्स को टच कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं और डेवलप हो सकते हैं, और धीरे धीरे हो भी रहे हैं। हमारी जो रिवर्स हैं, हमारी जो नदियां हैं, वो इतनी केपेबल हैं कि ना ही वो हमें सिर्फ पीने का पानी या सिंचाई का पानी, इरीगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करती हैं, इसके अलावा वो पावर जनरेट भी करती हैं, ठीक है। ह्यूज डिपॉजिट है इंडिया के अंदर बॉक्साइट, कोयल, कॉपर, मैग्नीज और बाकी मिनरल्स का, जो कि हमारी एसेट्स है, हमारे लिए कीमती वस्तुएं हैं, ठीक है, खजाना है। हमारे पास स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स है। प्रोग्रेस हो रही है भारत के अंदर हर एक क्षेत्र के अंदर, एग्रीकल्चर, लिटरेसी, साइंस एंड टेक, बट लेकिन सुनो, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों की बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। बट द बल्क ऑफ इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू कैटर टू बेसिक नेसेसिटी लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, जिसकी वजह से पॉवर्टी भी बढ़ रही है, ठीक है। जो वास्ट पोर्शन है हमारी ट्रेड का, उसमें देखो हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि कॉटन और टी, ये सब। और इम्पोर्ट किस चीज़ का होता है? हेवी मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज। कहाँ से? यूएस और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज से। इसके अलावा हेवी डिपेंडेंस है किसका? हमारे मतलब ऑयल के लिए हम किसके ऊपर हेवीली डिपेंडेंट हैं? रिच, ऑयल रिच अरब कंट्रीज के ऊपर, वेस्ट एशिया में जो है, ठीक है। ये कुछ इकोनॉमिक कंडीशन है। डोमेस्टिक वैल्यू क्या होता है? बाकी सब सुना था, डोमेस्टिक वैल्यू क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट इंडिया एक लिविंग एग्जाम्पल है किसका? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर आप बात करो उत्तर प्रदेश की, तो पूरे भारत की तो बात छोड़ो, सिर्फ यूपी के अंदर ही आप कुछ किलोमीटर्स पे जाओगे, आपको नई लैंग्वेज मिलेगी, लोगों को नया कल्चर मिलेगा,
है ना, नए तरीके से लोग आपको ग्रीट करेंगे, है ना। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जीता जागता एग्जाम्पल है भारत इसका। हमने हर तरीके की डाइवर्सिटी को अपनाया है, रीजनल हो, रिलीजियस हो, कल्चरल हो, हर तरीके की। हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, बहुत शांतिपूर्वक डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमने चूज़ किया। इसके अलावा हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। डोमेस्टिक मिलियो क्या होता है? डोमेस्टिक मिलियो का मतलब होता है जब फॉरेन पॉलिसी बनती है तो उसमें उन इंटरनल फैक्टर्स को इंक्लूड करना जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक मिलियो। जो भी हमारे देश में चल रहा होता है, इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट्स आइडियोलॉजी, पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज। सबसे मेन है, कांग्रेस जब थी उसकी अपनी प्रायोरिटीज थी, है ना, अलग पॉलिसी अलग आइडियोलॉजी। अब बीजेपी है, बीजेपी की अलग आइडियोलॉजी है, पॉलिसी है, प्रायोरिटी है कि सिक्योरिटी को पहले रखना है, दूसरे देशों के साथ रिश्ते सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छे बनाने हैं, ट्रेड को अच्छा करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है, सब, ठीक है। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है प्रेजेंट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, पॉलिसी, प्रायोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए, ठीक है। अगला इकोनॉमिक कंडीशन, क्या हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, कैसा हमारे ट्रेड है, क्या हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हमारे इंटरेस्ट है, अच्छा हमारे इकोनॉमिक गोल्स क्या क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी फॉर्मुलेट करते टाइम। अगला है द व्यूज ऑफ इंडियन सिटीजन ऑन इंटरनेशनल इशू। देखो इसका एग्जांपल देती हूँ। करंट एग्जांपल ले लेते हैं बांग्लादेश का, जो भी वहाँ पे हिंदू के साथ चल रहा है, हिंदुओं के साथ। तो उसको लेके क्या है, इंडिया में भी जो हिंदू है ना वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप कुछ बोलो, आप आवाज़ उठाओ, वो भी तो हिंदू हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देख लो, जो इजराइल की जो भी चीज़ें हमें न्यूज़ में देखने को मिल रही थी, वहाँ पे जो यहाँ के मुस्लिम्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार से कि भाई आप उनके लिए कुछ करो, वो मुस्लिम्स हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते टाइम जो जनता है उसका क्या ओपिनियन है इंटरनेशनल इशू को लेके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कल्चरल फैक्टर्स। सो इंडियाज कल्चरल वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल टाइज विद अदर कंट्रीज, हमारे दूसरे देशों के साथ कैसे रिश्ते चलते आ रहे हैं, कैसे टाइज है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो देखो हमारी ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, डोमेस्टिक मिली हो, एक फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए ये सभी इक्वली आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन ब्रीफली द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स बताने हैं, ठीक है। चलो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें हमारा एम होता है कि हम अपनी कंट्री को जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उन सबसे प्रोटेक्ट करें, बचाएं, ठीक है। अगला है ट्रेड को प्रमोट करें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट करना अपनी कंट्री को बाहरी खतरों से, दूसरा ट्रेड को प्रमोट करना और तीसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। तीसरा है एम्स टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, साउथ एशिया के अंदर पीस, शांति को स्थापित करना, स्टेबिलिटी को स्थापित करना, ठीक है, मेंटेन करना। अगला है इंक्रीज करना हमारे रोल को, इन्फ्लुएंस को इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, जो भी ग्लोबल पावर्स है उनके साथ अच्छे खासे जो रिश्ते हैं उनको बिल्ड करना। नेक्स्ट है इंश्योर करना अफोर्डेबल एक्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। यूएन जैसी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, इंगेज करना। काफ़ी आपको ना वायरल वीडियोस भी दिख जाएंगी जो भी बाहर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना इंडिया को, वो, ठीक है। अगला है कि जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं जो कि अब्रॉड में रहते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है। अगले है प्रिंसिपल। सो पहला है कि हम चाहते हैं कि जितनी भी कंट्रीज है ना उन सबके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहें। इंडिया इज ऑलवेज डिजाइन फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज, ठीक है, स्पेशली द मेजर कंट्रीज एज वेल एज कंट्रीज इन इट्स नेबरहुड। हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंडली रिलेशन रहे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सबके साथ, ठीक है। दूसरा, हम रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे नेशंस की सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, यानी कि हम किसी भी देश के ना इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, ना ही हम चाहते हैं कि कोई हमारे में करे। ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि आपको पंचशील के अंदर भी दिख जाएगा। पंचशील मीन्स द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि सभी देशों को आपस में अपनी क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नॉन एग्रेशन, सीधा वॉर पे नहीं आना चाहिए। नॉन इंटरफेरेंस, अगेन सॉवरेनिटी को हर्ट नहीं करना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए।
इक्वली एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए और म्यूचुअल बेनिफिट हो, ऐसी पॉलिसी हम बनाते हैं। अगला है हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम सपोर्ट करते हैं और अचीव भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम चाहते हैं कि हार्मनी रहे, शांति रहे, पीस रहे, कोऑपरेशन, सब मिलजुल के काम करें, शांति से काम करें, सब आगे बढ़े, इकोनॉमी बूस्ट हो, है ना, ऐसा सब। इन शॉर्ट, थ्रू फॉरेन पॉलिसी इंडिया वांट्स टू बी सीन एज पीस लविंग, मैच्योर, लॉ अबाइडिंग एंड ट्रस्ट वर्दी कंट्री। कुल मिला के हम प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं, हम ये चाहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसे बने कि हम काफ़ी पीस लविंग हो, काफ़ी मैच्योर लगे, है ना, और हम एक ट्रस्ट वर्दी कंट्री बने, जो कि हम हैं भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द फंक्शंस ऑफ MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर होते कौन लोग हैं, तो आपको पता है CGL एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी आपको MEA की पोस्ट मिल जाती है। इसके अलावा UPSC कंडक्ट कराता है CSE यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें भी आपको IPS, IAS, IRS के अलावा IFS इंडियन फॉरेन सर्विस देखने को मिलता है, जिसमें आपको बाहर कंट्रीज में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। चलो, फर्स्ट है मैनेजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन, छोटी सी मिस्टेक है, डिप्लोमेशन नहीं डिप्लोमेटिक है। ठीक है, तो पहले MEA का काम होता है मेंटेन करना और बिल्ड करना दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस। एम्बेसीज देखी होंगी आपने, जो होती हैं आपस में देश की, जैसे इंडिया की बाहर है और बाहर के देशों की इंडिया में, तो इनका काम ही यही होता है। यहाँ पे जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, वो सब होते हैं जो कि दूसरी कंट्रीज से हमारी बातचीत कराते हैं। ठीक है, तो पहला होता है इनका मैनेजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन। दूसरा है नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट्स, यानी कि हैंडल करते हैं जो भी ट्रीटी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उनमें जो भी बातचीत का करने का काम होता है वो ये करते हैं MEA वाले। ठीक है, ट्रेड डील, डिफेंस पैक्ट, कल्चरल एक्सचेंज, कुछ भी हो गया। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करते हैं, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियन सिटीजन जो कि अब्रॉड में रहते हैं। ठीक है, उनको हेल्प प्रोवाइड कराते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, पासपोर्ट खो गया तो, लीगल इशू है तो, हर चीज़ पे। ठीक है, अगला है ऑर्गेनाइजिंग ऑफिशियल विजिट। हमारी कंट्री से कोई भी अगर ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो अगर आपके PM हैं, आपके प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो भी, या फिर बड़े आपके डिफेंस के चीफ हैं, कोई भी हैं, तो जब ये दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी इनका अरेंजमेंट होता है पूरे विजिट का, वो MEA करता है। और इंडिया में भी जब आते हैं बाहर से लोग, तो भी MEA करता है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइज करते हैं ऑफिशियल विजिट्स को, राइट। जो भी मीटिंग्स, प्लान, शेड्यूल्स होते हैं कि आज मोदी जी इनसे मिलेंगे, फिर मोदी जी ये डील साइन करेंगे, फिर मोदी जी यहाँ उनके पैलेस पे जाएंगे, खाना खाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये सब डिसाइड करते हैं, डिसाइड मतलब शेड्यूल करते हैं। ठीक है, अगला है प्रमोट करते हैं इंडिया के इंटरेस्ट को, यानी इंडिया की जो पोजीशन है उसको ये लोग एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एडवोकेट करते हैं ग्लोबल इश्यूज पे। कल्चरल डिप्लोमेसी, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताऊँ, आज मतलब आज नहीं, इस साल जो होली के टाइम पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही थी। आई थिंक इंडिया के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है, शायद अमेरिकन एम्बेसी ही, तो वहाँ पे जो वहाँ के काफ़ी जो सीनियर एम्बेसडर है, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ इंडिया में यहीं पे होली सेलिब्रेट कर रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, सबने वाइट कपड़े पहने हुए थे, सब एक दूसरे के ऊपर गुलाल उड़ा रहे थे, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है अपने कल्चर को प्रमोट करना। इसके अलावा अमेरिका में भी अभी दिवाली को लेकर छुट्टी दी गई थी, और भी हमारा रशिया और UK, मतलब हर जगह हमारे कल्चर को इतना प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी MEA का योगदान है। ठीक है, अगला है कलेक्टिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन गैदर करना, जो भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ट्रेंड्स, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करके, और ये लोग आगे इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। और आखिरी है प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट एड एंड हैंडलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को काम हैंडल करने का काम भी ये करते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स होते हैं उनका पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने का काम, जो भी इंटरनेशनल कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम, वो सब MEA करता है। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले खालिस्तानियों ने अटैक किया था कनाडा में इंडियन एम्बेसी के ऊपर। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में था। चलो, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, आई होप आप यहाँ तक बने हुए हो। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल।
NSC क्या है एंड एक्सप्लेन द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द PMO इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में PMO का क्या इन्फ्लुएंस, कैसे क्या बढ़ता जा रहा है। चलो NSC देखते हैं पहले। तो जो वाजपेयी गवर्नमेंट है 1998 में, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एस्टेब्लिश किया था, जिसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरमैन होंगे। बाकी जो आपके अदर ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, होम, फाइनेंस, डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन, इन सब के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सब NSC के मेंबर होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो NSC है उसका काम क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर को नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक मैटर्स को लेके जो भी आप कह सकते हैं सजेशन देना हो या इंफॉर्मेशन देनी हो, सुझाव देना हो, जानकारी देनी हो, कुछ एडवाइस करना हो, वो सारा काम कौन करेगा, NSC करेगा। इन सब का एक आप कह लो कि हेड होता है जो ये सारी चीज़ें PM तक पहुंचाता है, और वो होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। करंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है भारत में, अगर आप जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, वीडियो के नीचे आपको ज़रूर कमेंट करना है अगर आपको पता है कि NSC कौन है, जो कि NSC को लीड करते हैं और इसकी सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और PM को हर एक चीज़ बताते हैं। इसके अलावा NSC का काम होता है पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना। कौन सी पॉलिसीज़, डिफेंस रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, चलो अगला है NSC कोऑर्डिनेट करता है। देखो इंडिया के अंदर ना बहुत सारी इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इसके अलावा IB है, रॉ है, और इतनी सारी हमारे पास रेजिमेंट्स हैं, राइफल्स हैं। ठीक है, जैसे असम राइफल है, गोरखा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, ये सब है, पुलिसिंग है। ठीक है, IB है, CBI, मतलब इन सारी जो भी एजेंसीज है ना, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेट बिठाने का काम NSC का होता है, और सारी इन्फॉर्मेशन को PM तक यही पहुंचाते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेके। इमरजेंसीज के टाइम पे भी यही एक्ट करते हैं। आपको पता है दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2019, 20, 21 के टाइम पे जब हुए थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो NSA हैं, जो भी आपको पता है अपने नाम कमेंट किया होगा अगर आपको पता होगा, तो यहाँ पे वो राउंड लगाने के लिए आए थे जहाँ पे भी वो इवेंट हुआ था दिल्ली में, है ना, नॉर्थ दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, वहाँ पे। और सारी जानकारी फिर इन्होंने ले जाके PM तक दी और सारी प्लानिंग वगैरह करी। फिर यहाँ पे इन्होंने कैसे पुलिस को डिप्लॉय किया, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इमरजेंसीज के टाइम पे और ऐसे टाइम पे ये जो NSC है वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है। चलो इसके अलावा रेगुलर मीटिंग्स होल्ड करते हैं, काफ़ी सारे डिस्कशन लेते हैं, करते हैं हमारी सिक्योरिटी को लेके, नई नेशन की सिक्योरिटी को लेके। अगला है इंश्योर कोलैबोरेशन अमंग वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व इन नेशनल सिक्योरिटी एंड वर्क्स ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू इनहेंस इंडिया सिक्योरिटी। हमारी सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज के ऊपर ये काम करते हैं। ठीक है, अगला है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO। PMO का पहला काम होता है पॉलिसी फॉर्मुलेट करना। ठीक है, PMO डेवलप इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क। PMO का दूसरा काम होता है डिसीजन लेना। तो क्या काम होता है, मेक्स हाई लेवल डिसीजंस ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी एंड प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप विद द की कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। हाई लेवल के डिसीजन ये लेते हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन है उसको ये प्रायोरिटाइज करते हैं। राइट, अगला है डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, यानी कि जो भी फॉरेन लीडर्स होते हैं या फॉरेन गवर्नमेंट्स होती है या जो भी ट्रीटीज होती है, एग्रीमेंट्स होती हैं, उन सब के साथ कौन बातचीत करता है, PMO करता है। MBA करता है, लेकिन फिर MBA किसको इन्फॉर्म करता है, PMO को। ठीक है, अगला है इंश्योर कोहेरेंस बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच भी तालमेल मिलाने का काम इनका होता है। जो भी इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है, सॉफ्ट पावर है, उसको PMO मैनेज करता है। हमारे कल्चर को, इकोनॉमिक टाइज को प्रमोट करना, है ना, नई नई इनिशिएटिव जैसे कि द इंटरनेशनल योगा डे, जिससे कि हमारा कल्चर और ज़्यादा उभर के आए, सबको दिखे कि कितना रिच कल्चर है हमारा। ठीक है, और आपका लास्ट है ये रिप्रेजेंट इंडिया एट द UN, G20, ब्रिक्स एक्सेट्रा एंड एडवोकेट्स फॉर इंडियाज पोजीशन एंड इंटरेस्ट। और PMO रिप्रेजेंट करता है भारत को यूनाइटेड नेशंस में, G20 में, ब्रिक्स एक्सेट्रा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, और हमारी पोजीशन और हमारे इंटरेस्ट को एडवोकेट करता है। जब मैं हम या हमारा कहती हूँ तो मैं मतलब हम या हमारा अपने देश को कहती हूँ। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी है और आपको अच्छी लगी है और आपने शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया है।
मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडीओटिक एंड थैंक यू।